हाय एवरीवन। प्री का रिज़ल्ट निकले 9-10 दिन हो गया है और मुझे लगता है काफ़ी लोग या तो अपने प्लान बी की तरफ मूव कर लिए होंगे, नहीं तो जिनका प्री क्लियर हो रहा होगा वो मेंस की पढ़ाई कर रहे होंगे एंड मोस्ट ऑफ़ द पीपल मुझे लगता है कि 2024 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट आई थिंक कि कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप थोड़े देर के लिए कंटम्पलेट करो जो चीज़ें हुई हैं। 28 मई को आप एग्ज़ाम दे के आए हो और मुझे लगता है कि एक पैराडाइम शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी के पेपर में। इससे पहले भी पेपर टफ़ आया है, पेपर बहुत टफ़ आया है, बट इस बार जितना बवाल हुआ है, जितनी डिबेट हुई है पेपर को लेके, मुझे लगता है कि 2014-15 के बाद ऐसा हुआ नहीं है। यूपीएससी 2024 में 25 में कैसा पेपर बनाएगी किसी को नहीं पता। हो सकता है पेपर का पैटर्न और बदले, क्वेश्चन और भी ज़्यादा रैंडम आए और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने पाथ को डिफ़ाइन करो। पाथ सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन के टर्म्स में नहीं, पाथ अपने करियर के ग्राफ के टर्म्स में कि आप आगे करना क्या चाहते हो। क्योंकि इस बार इस अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी लोगों के सपने टूटते हुए देखे हैं। जो लोग भी आगे तैयारी करने वाले हैं, 2025 या 26 का पेपर देने वाले हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो थोड़ा सा देखें कि पेपर कैसा आया था और उस हिसाब से उनके तैयारी में क्या चेंजेस आने चाहिए। मैं इस वीडियो में बेसिकली बात करूंगा जो 28 मई को पेपर हुआ था, क्या चेंजेस आपको बेसिकली देखने को मिले हैं और जिनका एक या दो अटेम्प्ट हो गया है उनको आगे क्या करना चाहिए। 2024 की डिटेल्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बाद में बात करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे लगता है कि एक वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं पेपर वाइज बात करूं, क्योंकि अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो इस वक्त आप प्री की तैयारी नहीं कर सकते हो। तो कहीं भी आप प्री का मत देखो स्ट्रेटेजी, अगर आपको देखना भी है तो मेंस का देखो। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, जैसे आप हिस्ट्री में देखते होगे ना कि कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं वो वाटरशेड मोमेंट्स होते हैं, उसके बाद बिग चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं। उसी तरह 2023 को देखोगे तो यूपीएससी प्री के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। 28 मई को जो पेपर आया था, मैंने पहले भी बोला है कि वो मुझे टफेस्ट नहीं लगता बट अनरीजनेबल पेपर है। अनरीजनेबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लक का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया था। या तो आप तुक्का मारो आपका सही हो जाएगा, और नहीं तो आपके पास एब्सोल्यूट नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाते। और एब्सोल्यूट नॉलेज होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खासकर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करोगे तो लिमिटेड नॉलेज के साथ आप एग्ज़ाम में बैठ पाते हो, सब कुछ आपको पता नहीं होता। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे आपके पेरिफेरल नॉलेज भी नहीं लग रहा था। अगर आप क्वेश्चंस को क्लासीफाई करो तो मेनली 3 टाइप के क्वेश्चंस आए थे। हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो था वो पेयर बेस्ड था, पिछली बार 7 या 8 था, इस बार ये 45 थे। इसके बाद 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन वाले थे। 2 स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। यहाँ तक तो ठीक है, बट जो इसके बाद का ऑप्शन होता है ना कि स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। इस चीज़ को डिसाइफर करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि स्टेटमेंट वाइज थे। ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ द अबव। तो ऐसे आपके 23 क्वेश्चन थे। इन सारों को ऐड करोगे तो टोटल 86-87 क्वेश्चन ऐसे थे जो इस रेंज में आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं ना जहाँ पे आपको आंसर पता होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट पता रहेगा तब भी आप 50-50 तक पहुँच पाओगे। इसमें भी 50% सही होने के चांसेस हैं, 50% गलत होने के चांसेस हैं। यहाँ भी वही हालत है। जो पेयर वाला क्वेश्चन होता है, अगर उसमें आपको चीज़ें नहीं पता हैं तो वहाँ पे प्योरली तुक्का लगेगा। लेट मी शो यू। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, मान लो इन चारों में से आपको ये पता हो कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, फिर भी आप राइट आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। या तो ओनली 2 सही हो सकता है, ओनली 3 हो सकता है, या फिर ऑल 4 हो सकता है। मतलब आप सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। अभी भी 75% चांस है कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो या फिर गलत आंसर तक। 50-50 तक भी नहीं आप पहुंच पा रहे हो। इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, तो यहाँ पे फाइनली तुक्का ही लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन की संख्या देखो 45 है। इसीलिए सब लोग ये बोल रहे हैं कि ये पेपर लक बेस्ड बहुत था। यहाँ पे आपका हार्डवर्क तुरंत ज़ीरो हो जाता। जो लोग 1 साल या 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पेपर ऐसा ही था जैसा जो लोग 1 या 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। और आप मुझसे पूछो तो आईआईटी दिल्ली के 1-2 जूनियर में ऐसे हैं जो कि जैन या फेब में तैयारी करने आए थे और उनका प्री क्लियर हो रहा है
और वहीं मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पिछले 2 बार से प्री क्लियर किए हैं, बट इस बार उनका प्री क्लियर नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि लक बहुत लगा है पेपर में। और आप ये भी नहीं कह सकते कि नेक्स्ट बार पेपर कैसा आएगा। हो सकता है 45 का जो नंबर है वो 85 या फिर 90 पहुँच जाए। सो यू नेवर नो कि अगली बार पेपर कैसा आएगा। इस बार पेपर का सबसे बड़ा चैलेंज यही था। हर बार मैं क्या बोलता हूँ ना आपसे कि पेपर को उसके क्वेश्चन टफ नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके ऑप्शन टफ बनाते हैं। इस बार अगर आप पेपर में थीम्स को देखोगे तो बहुत से थीम्स ऐसे थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए थे। चाहे आप एग्रीकल्चर की बात कर लो, पॉल्यूशन की बात कर लो, रेन फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन एक आया था, ग्राउंड वाटर से आया था। बट जो सारी चीज़ों को टफ बनाता है वो ये है कि आप ऑप्शन कैसे सेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया और यूएस के बीच का डिस्टेंस कितना है, और ऑप्शन आपको दे दूं कि भाई 5 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, 13,000 किलोमीटर है या फिर 100 किलोमीटर है, तो भले आपको ना पता एग्जैक्टली, बट ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा कि भाई 13,000 किलोमीटर होगा। बट वहीं मैं आपको ऑप्शन ये दे दूं कि इंडिया और यूएस के बीच का डिस्टेंस क्या है, 13,500 है, 13,600, 13,700 या फिर 13,800। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि सही आंसर क्या है। इवन दो आपको पता भी होगा कि 13,000 किलोमीटर के आसपास कुछ है, बट फिर भी आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे। तो किसी भी क्वेश्चन को उसके ऑप्शन टफ बनाते हैं। इस पेपर में देखोगे एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछा है। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 80 देखो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तो एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन 4 देखो, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज़ हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की वोट को कंपेयर किया गया है। बहुत ज़्यादा अंदर जाके पूछा है, ये इतना आप नहीं पढ़ पाओगे। कितना भी डीप जाके तैयारी कर लो, एक लिमिट होती है, एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज़्यादा आप आगे जा ही नहीं पाओगे। क्योंकि ये प्याज की परत की तरह है कि आप उसको निकालते जाओ, वो निकलते जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके अंत होगा। तो खुद ही आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी कि मुझे भाई इतना ही पढ़ना है। आप पूरे दिन बैठ के इंडिया के हर स्टेट यूटी के एमएलए एमपी का नंबर ऑफ वोट्स याद नहीं कर सकते हो। एनवायरनमेंट के सेक्शन में जाओगे तो कुछ क्वेश्चन आप देखोगे, जैसे हनी बी वाला क्वेश्चन था, ओरेंगो टैंग वाला क्वेश्चन था, या फिर स्क्वायरल वाला क्वेश्चन था। तो जो ये क्वेश्चन होता है ना, उसको आप प्रिपेयर कहीं से भी नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जो आपके आसपास हो रहा है या फिर डिस्कवरी चैनल पे देख के पढ़ रहे हैं, एनिमल प्लेनेट पे देख के पढ़ रहे हैं, देखो सब लोग ऐसे पढ़ नहीं सकता। और मुझे लगता है कि जो गरीब वर्ग के छात्र हैं वो लोग टाटा स्काई और जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन लेके नहीं पढ़ पाएंगे कि भाई मैं दिन में 2 घंटा डिस्कवरी देख लूँ, दिन में 2 घंटे एनिमल प्लेनेट देख लूँ। इसके साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे तो इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप एंशिएंट मेडिवल पढ़ो। बट आपको ये भी देखना होगा ना कि मॉडर्न का वेटेज भले ही प्री में कम है, प्री में 2 क्वेश्चन दिया है, हो सकता है अगली बार एक भी क्वेश्चन ना दे, बट मॉडर्न से 40 से 50 मार्क का क्वेश्चन आपका मेंस में आता है। तो आप मॉडर्न को प्री के बेसिस पे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके बाद सीसेट का एक बहुत बड़ा हर्डल है, और सीसेट के लिए स्पेसिफिकली मैं लास्ट में बात करूंगा कि सीसेट के लिए आपको क्या करना चाहिए। स्ट्रेटेजी की बात मैं नहीं करूंगा, बट सीसेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना जीएस पे आप फोकस कर रहे हो, सीसेट को देख के मुझे लगता है कि सीसेट को भी आपको एक सेपरेट पेपर की तरह ही ट्रीट करना होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि GS1, GS2, GS3, GS4 का आप सिलेबस देखोगे तो सिर्फ एक लाइन लिख दिया है, बट उसके अंदर बहुत से टॉपिक्स आते हैं। सो मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने GS1, GS2, GS3 तीनों को डिकोड किया था। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए। यू कैन सी हियर, ये GS1 का डिकोड वीडियो था, इसका PDF ही है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं इसको रीपोस्ट कर दूंगा। ये आपके GS2 का हो गया। इसके बाद दिस वन इज़ GS3। GS4 का मैंने डिकोड वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, मैं उसको भी प्रिपेयर कर दूंगा। तो जब भी आप GS के नोट्स बना रहे हो मेंस के हिसाब से, आप इन पॉइंट्स के नोट्स बना लेना। जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है ना, स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स पे आपके 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। क्योंकि आप सिलेबस देखोगे तो सिर्फ इतना दिया है, बट एग्जाम में उसके अंदर से काफ़ी चीज़ें पूछता है। सो ये तीनों PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो अब आप पॉलिटी में देखोगे तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रैंडम फैक्ट्स पूछे जाते हैं। परोल के बारे में पिछले साल पूछा गया था, इस बार आप देखोगे तो होम गार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी डिबेट चल रहा है,
ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, या फिर पुलिस यूनिफॉर्म पे क्वेश्चन आया था, आर्म्स एक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको रेगुलर रिसोर्सेज में नहीं मिलेंगे, और यही रीज़न है कि लक्ष्मीकांत से जो हिट रेशियो है बहुत कम हो गया है। लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, हम इसकी बात डिटेल में करेंगे जब मैं GS2 की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग आप ये जान जाओ कि लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है, आपको उससे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब पेपर का नेचर बदल रहा है तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हिस्ट्री की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मॉडर्न में भले ही 2 क्वेश्चन पूछा गया है, बट उस वजह से आप मॉडर्न पढ़ना छोड़ नहीं दोगे, क्योंकि मॉडर्न आपको प्री में भी काम देगा, प्री में बहुत ज़्यादा काम दे ना दे, बट मेंस में काम देगा। और अभी आपकी तैयारी जो है वो मेंस के हिसाब से होनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है ना कि जिनका 2-3 बार से प्री क्लियर नहीं हो रहा है तो उनका फोकस रहता है कि पहले प्री ही क्लियर कर लो, क्योंकि घर पे लोग बोलते हैं कि यार तुम 2 या 3 बार से प्री ही नहीं क्लियर कर पा रहे हो। इवन मुझे भी काफ़ी मैसेज आए हैं कि कैसे भी करके आप मेरा प्री क्लियर करवा दो, बट ट्रस्ट मी, प्री क्लियर करने के लिए भी आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं ना, जो आप मेंस की तैयारी करोगे, मेंस की चीज़ें पढ़ोगे, तब आप सॉल्व कर लोगे। तो अभी से आप सिर्फ प्री के पीछे मत पड़ जाओ। प्री के लिए पढ़ना भी है तो 10% 15% प्री को दो, बट 80-85% तैयारी आपकी मेंस की होनी चाहिए। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी की बात करें तो देखो, एनवायरनमेंट के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत ही रैंडम वेग मिलेंगे और उनके पीछे आपको भागना नहीं है। जैसा मैंने बोला कि स्क्वायरल का क्वेश्चन था, हनी बी का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आप कहीं से भी नहीं कर पाओगे। और कोई रैंडम फैक्ट उठा के, कोई रैंडम बुक उठा के आपको बता दे कि देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आया था, और आप उसके पीछे वहाँ भागने लगो, कोई टीवी चैनल का नाम बता दे, तो ये सब बेतुकी बातें हैं, इनके पीछे बिल्कुल मत जाना, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका। करंट अफेयर्स में अब आपको स्पोर्ट्स और अवार्ड्स भी पढ़ने होंगे। पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, बट पिछले के पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं ये देख रहा हूँ ना कि यूपीएससी अब थोड़े स्टैटिक चीज़ों पे भी फोकस कर रहा है। पहले साइंस जो था बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड साइंस पूछता था, बट साइंस में भी अब इसका थोड़ा फोकस जो है वो जनरल साइंस की तरफ आने लगा है। जो आप ल्यूसेंट में देखोगे, इवन जो जीके की बुक होती है, जीके की बुक में आपको रैंडम फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिया ईयर बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1-2 रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपको ऐड करने होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन पूछ रहा है, हाईली स्टैटिक पोर्शन पूछ रहा है, उसको प्रिपेयर करने के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस, देखो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला ये है कि कंप्लीट ओवरऑल ऑफ रिसोर्सेज। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, शंकर आईएएस हो गया, श्री राम आईएएस हो गया, या फिर इकोनॉमी में मृणाल सर के वीडियोज़ हो गए, क्वेश्चन आप देखोगे तो मोटा मोटा नहीं आ रहा है क्वेश्चन। तो क्या रिसोर्सेज बदल दिए जाएं, कोई नया रिसोर्स पकड़ा जाए? अब बिग नो, इसका आंसर अब बिग नो है। अपने रिसोर्सेज आपको पूरी तरह नहीं बदलना है, बट कुछ ट्विक करना होगा अपनी तैयारी में। आपको चीज़ें थोड़ी डीप जाके पढ़नी होंगी। 1-2 रिसोर्स ऐसा है जो मुझे लगता है कि पहले रेलेवेंट नहीं था, बट अब ऐड करना होगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बट इन शॉर्ट, द मॉरल ऑफ द स्टोरी की सब कुछ आपको नहीं बदलना है, बट कुछ ट्विक करना होगा। सेकेंड थिंग इज़ कि प्लान बी इज़ अ रियलिटी नाउ। और टू बी फ्रैंक, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हूँ कि थोड़ा सा माइंडसेट में लोगों के चेंज आ रहा है। पहले यूपीएससी को ग्लोरीफाई करना और मैं आईएएस नहीं बनूंगा, आईपीएस नहीं बनूंगा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन इस बार के पेपर के बाद भले ही कुछ ही एस्पिरेंट, बट राइट ट्रैक पे चीज़ें आई हैं, और एस्पिरेंट अपने करियर्स को लेके, अपने प्रोडक्टिव यूथ को लेके थोड़ा सीरियस हुए हैं। नहीं तो क्या होता था ना कि पहला अटेम्प्ट आप ऐसे दे दो सिर्फ ट्राई करने के लिए, इसके बाद सेकंड अटेम्प्ट आता था, उसमें भी थोड़ी गलती हो गई, चलो हम थर्ड देख लेते हैं, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, और ये करते करते ही आपका 4 से 5 साल कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। सो ऑन अ सीरियस नोट, जिनका 1 या 2 अटेम्प्ट हो गया है वो कुछ ना कुछ करियर बैकअप के लिए ज़रूर सोचें। बहुत से कोर्सेज होते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने लास्ट ईयर ही डेटा एनालिस्ट का कोई कोर्स किया था, और इस साल उसका 12 लाख 13 लाख पर एनएम का पैकेज लग गया है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको अपने चैनल पे लाऊं और उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूँ। उसने 4 अटेम्प्ट दिया था, एक बार इंटरव्यू तक पहुँचा था। 4 अटेम्प्ट देने के बाद डेटा एनालिस्ट का कोर्स किया, एंड उसके बाद जो भी जॉब वाला सीन हुआ। तो फाइनली मुझे यही कहना है ना कि देखो, 2 अटेम्प्ट आपका हो गया है तो आप कुछ ना कुछ प्लान बी की तरफ ज़रूर जाना, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। 1 मिनट में जैसे इस साल सालों की मेहनत ज़ीरो कर दिया है, अगले साल क्या होगा कुछ नहीं पता। तो चीज़ों को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके, बट साथ ही साथ प्रैक्टिकल होके भी सोचना है। प्रैक्टिकल की बात करें तो सीसेट की बात करते हैं हम। मुझे लगता है कि आपको इस टाइम से ही सीसेट को थोड़ा वक्त देना चाहिए। रीज़न में कि अगर आप सीसेट को देखोगे
तो देखो पहले क्या होता था ना कि सीसेट जब क्वालिफाइंग नहीं था, उसका मार्क्स ऐड होता था मेरिट बनाने के लिए, तो लोग सीसेट को भी बहुत अच्छे से पढ़ते थे। एंड सीसेट एक ऐसा पेपर होता है, जो भी चीज़ें आपको सीसेट में पढ़नी होती हैं, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, ये चीज़ ऐसा है कि कोई भी आप और एग्ज़ाम दोगे, चाहे आरबीआई का दो, ईपीएफओ का दो, एसएससी सीजीएल का दो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो आप प्लान बी की तरफ जा रहे हो, किसी और एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हो, उसके लिए सीसेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपको हायर स्टडीज़ में भी जाना है, कैट जीआरई, वहाँ भी आपको क्वांट इंग्लिश पूछा जाएगा। सो दैट इज़ वाई आप मेंस के साथ साथ सीसेट की तैयारी करना, और सीसेट की तैयारी आप अच्छे लेवल का करना। इस बार आप पेपर देखोगे सीसेट का तो बहुत टफ क्वेश्चन आया था। बीइंग एन आईआईटीएन मैं खुद बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो सच में बाउंसर थे। जेई मेंस में नहीं, जेई एडवांस से पूछे जाते थे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके प्लान बी के लिए आपका सीसेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएविटेबल है। नाउ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए प्री और मेंस की, इसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा और मैं जीएस वाइज कवर करूंगा। सबसे पहले मैं एसए कवर करूंगा, देन GS1, GS2, GS3 एंड GS4। मैं एसए की एक सीरीज़ लाऊंगा 2 या 3 वीडियोस की, और मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि एसए कैसे लिखना चाहिए। टॉपर्स के आंसर कॉपी को भी हम एनालाइज करेंगे एंड ये देखेंगे कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे फ्रेम किया जाता है। क्योंकि जो एसए अभी पूछा जाता है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले जैसा क्वेश्चन पूछा जाता था ना, वैसा बिल्कुल रहा नहीं है। लास्टली काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो यूपीएससी का मेन मोटो ये रहता है ना, और हमेशा से रहा भी है, कि कोचिंग इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसा पेपर सेट करने के पीछे भी एक रीज़न ये है, बट मुझे लगता है कि इससे कोचिंग कम क्या और ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जितने वीडियोस मैंने देखे हैं, एक फियर मॉन्गरिंग हो गया है, और स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये कोचिंग में नहीं करूँगा तो ये चीज़ प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, और जैसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं उन चीज़ों को मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ। एग्ज़ाम के बाद भी सिर्फ एक कीवर्ड मिल जा रहा है तो कोचिंग क्लेम कर दे रही है, स्क्रीनशॉट डाल रही है कि मेरे रिसोर्स से पूछा गया है, आप इसको पढ़ लेते तो 70-80% क्वेश्चन कर लेते। सो कम तो नहीं हुआ है, मुझे लगता है और बढ़ ही जाएगा। देखो कोचिंग के अपने अपने कुछ प्रोज है, कॉन्स हैं। प्रोज देखो ये है कि चीज़ें आपकी कंसोलिडेट हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ कंपाइल करके वो देते हैं तो आपका टाइम एनर्जी बचता है। बट दैट डजंट मीन कि वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। आप अगर से कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो करना तो करो, बट अगर कोचिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो करना तो बिल्कुल मत करो। अब ऐसा है नहीं कि अगर आप कोचिंग नहीं करोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा, वो चीज़ अब रही नहीं। और देखो मुझे लगता है कि अगर आपको कोचिंग करना भी है तो ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग पकड़ लो और सब कुछ वहीं से पढ़ लो, क्योंकि किसी भी कोचिंग में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं। सो कोचिंग आपको करना भी है तो जो चीज़ें आपकी वीक हों, GS1 वीक है तो GS1 का कर लो, GS2 वीक है तो GS2 कर लो, 3 वीक है तो 3 कर लो। क्योंकि कहीं पॉलिटी अच्छा पढ़ाया जाता है, कहीं साइंस एंड टेक अच्छा पढ़ाया जाता है। तो आप ये सोचो कि ये कोचिंग में जाके मुझे सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं होता है। हैविंग सेड दिस, कोचिंग इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। इस टाइम पे इतना रिसोर्सेज आपको मार्केट में मिल जाएंगे, चाहे टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, कि आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना पाओगे। और मुझे लगता भी है ना कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए। आप 4-5 लोग का सुन लो और देखो कि आपको क्या सूट कर रहा है। बट इन सब चीज़ों के साथ साथ आप प्रैक्टिकलिटी को मत भूल जाना। ये लाइफ आपका है, ये करियर आपका है।